टेक्नोलॉजी फरवरी माह के राष्ट्रीय परिदृश्य का अध्ययन करेंगे आज। देश ने मनाया 73वां गणतंत्र दिवस समारोह। संपूर्ण भारतवर्ष में 73वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराने के बाद परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सेंचुरियन टैंक PT-76, MBT अर्जुन MKI और EPC पुखराज की टुकड़ी ने भाग लिया। परेड में सबसे आगे टुकड़ी 61 कैवेलरी की थी। ये दुनिया की एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवेलरी रेजिमेंट भी है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जिसमें देश की आन बान शान की झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधताओं की खास झलक देखने को मिली। इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्यों और 9 मंत्रालयों या सरकारी विभागों सहित 21 झांकियां शामिल थी। 12 राज्यों की झांकियों की थीम थी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आधारित थी। हरियाणा की झांकी की थीम खेल में नंबर 1। हरियाणा की झांकी की थीम थी खेल में नंबर 1 थी। झांकी में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की मूर्ति लगी हुई थी। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, जगुआर, Mi-17, अपाचे और डकोटा जैसे पुराने और वर्तमान आधुनिक 75 विमानों द्वारा भव्य फ्लाइट पास्ट किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह के महत्वपूर्ण तथ्य। इस गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शुरू होकर 30 जनवरी को समाप्त हुआ, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में वर्ष 1950 के बाद पहली बार पारंपरिक ईसाई गान अबाइड विद मी को हटा दिया गया है। इस धुन के स्थान पर देशभक्ति से सरोबार हिंदी गीत ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई गई। स्कॉटलैंड के एलिंगन कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट द्वारा 1847 में लिखित अबाइड विद मी वर्ष 1950 से बीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा रहा है। इससे पूर्व गणतंत्र समारोह बीटिंग रिट्रीट अवॉइड विद मी की धुन के साथ समाप्त होता था। पहली बार भारतीय वायुसेना ने फ्लाई पास्ट के दौरान कॉकपिट का वीडियो दिखाने के लिए दूरदर्शन के साथ समन्वय किया। पहली बार परेड के दौरान राजपथ पर 75 मीटर लंबाई और 15 फुट ऊंचाई के 10 स्क्रॉल प्रदर्शित किए गए। राष्ट्रपति के अंगरक्षक बेड़े में शामिल घोड़ा विराट 73वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड के बाद सेवानिवृत्त हो गया है। महत्वपूर्ण तथ्य। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किए जाने के उपलक्ष्य में इस दिन को भारत में तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश का पहला गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ के स्थान पर इरविन एम्फी थिएटर में मनाया गया था। पहला गणतंत्र दिवस इरविन एम्फी थिएटर में मनाया गया था। वर्ष 1951 में इसका नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमंत्रित भारत के पहले विदेशी मेहमान थे। राष्ट्रपति सुकर्नो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमंत्रित भारत के पहले विदेशी मेहमान थे, जिन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। भारत ने 1973 से राजपथ पर अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू किया था। 1973 से राजपथ पर अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू किया। 26 जनवरी 2008 को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा
देवी सिंह पाटिल ने परेड की सलामी ली थी। 26 जनवरी 2021 को देश में पहली बार राजपथ पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी दिखाई गई थी। कोविड-19 वैक्सीन पर डाक टिकट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट 16 जनवरी 2022 को जारी किया। स्मारक डाक टिकट के डिजाइन में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोविड-19 वैक्सीन के साथ एक वरिष्ठ नागरिक को टीका लगाते हुए दिखाया गया है। इसमें कोवैक्सीन शीशी की छवि भी है। यह डाक टिकट देश में हमारे अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्य कर्मियों और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा लोगों को कोविड महामारी से बचाने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती है। विशेष भारत कोविड टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। एक वर्ष की अवधि के भीतर 156 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। अब तक कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लगभग 93% पात्र आबादी और दूसरी खुराक लगभग 69.8% पात्र आबादी को दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए सुशासन सूचकांक 22 जनवरी 2022 को जारी किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक में 116 डेटा आइटम के साथ शासन के 10 क्षेत्र और 58 सूचकांक लिए गए हैं, जिनमें कृषि सेवाएं, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन, पर्यावरण, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और विकास शामिल हैं। जम्मू कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक DARPG द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से 2 जुलाई 2021 को श्रीनगर में सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में अपनाए गए बेहतर हुकूमत कश्मीर इलामिया प्रस्ताव में की गई घोषणा के अनुरूप तैयार किया गया। सूचकांक में जिलों की रैंकिंग 1 नंबर पे जम्मू, दूसरे नंबर पे है डोडा, तीसरे पे सांबा, चौथे पे पुलवामा, पांचवें पे श्रीनगर, छठे पे गादरबल, सातवें पे अनंतनाग। कृषि क्षेत्र, कृषि में ड्रोन उपयोग प्रोत्साहन हेतु सब्सिडी की घोषणा। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्वक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल करते हुए क्षेत्र के हिताधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीकी की किफायती बनाने के दिशा निर्देश 22 जनवरी 2022 को दिए। इसके लिए कृषि मशीनरी पर उपमिशन की दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया, जिसमें कृषि ड्रोन की लागत का 100% तक या 10 लाख जो भी कम हो के अनुदान की कल्पना की गई है। वित्तीय सहायता और अनुदान 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध होगा। अन्य प्रमुख अनुदान कृषक उत्पादक संगठन FPO किसानों के खेतों पर इनके प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 75%, कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा ड्रोन और उससे जुड़े मामलों पर 40% या 4 लाख जो भी कम हो। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर रहे कृषि स्नातक ड्रोन और उससे जुड़े सामान पर 50% या ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा। कोरोना के संकट के मध्य भारतीय चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा 8 जनवरी 2022 को की गई। चुनाव आयोग द्वारा जिन 5 राज्यों में चुनाव करवाए जाने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर शामिल है। इनमें से उत्तर प्रदेश में कुल 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70,
मणिपुर में 60, गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न कराए जाने हैं। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 विधानसभा सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई को पूरा हो रहा है, जबकि उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को समाप्त होगा। इसी प्रकार गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्यवार मतदान तिथियां। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। प्रथम चरण 10 फरवरी 2022 को संपन्न हो गया। द्वितीय चरण 14 फरवरी 2022 को संपन्न हो गया। तीसरा चरण 20 फरवरी 2022 को संपन्न। चौथा चरण 23 फरवरी 2022 को संपन्न। पांचवा चरण 27 फरवरी 2022 को। छठा चरण है वो 3 मार्च 2022 को होगा और सातवां चरण 7 मार्च 2022 को होगा। मतगणना 10 मार्च 2022 को होगी। मणिपुर में प्रथम चरण 27 फरवरी 2022 को होगा। द्वितीय चरण 3 मार्च 2022 को होगा। मतगणना एक साथ 10 मार्च को होगी। पंजाब में एक चरण में चुनाव 14 फरवरी को होना था, जो 20 फरवरी 2022 को संपन्न हो गया और मतगणना 10 मार्च को होगी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को और मतगणना 10 मार्च को। गोवा में एक चरण में चुनाव 14 फरवरी को, 10 मार्च को मतगणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने संसदीय विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय की सीमा में वृद्धि 6 जनवरी 2022 को की। बढ़ाई गई चुनाव व्यय की सीमा संसदीय विधानसभा क्षेत्रों में बड़े राज्यों में 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है। छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख राशि कर दी गई है। विधानसभा क्षेत्रों में बड़े राज्यों में 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपये कर दी है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में हरीश कुमार, सेवानिवृत्त IRS अधिकारी उमेश सिन्हा, मास्टर ECI और चंद्रभूषण कुमार, वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ECI की सदस्यता वाली एक समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य लागत कारकों और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करके उपयुक्त सिफारिश करना था। समिति में पाया कि वर्ष 2014 के बाद मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफ़ी वृद्धि हुई है। समिति की सिफारिश के अनुरूप ही ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उपयुक्त चुनाव व्यय में वृद्धि की है। भारत का जलवायु विपत्ति व भेद्यता एटलस लॉन्च। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD पुणे के जलवायु अनुसंधान और सेवा कार्यालय ने वैज्ञानिकों द्वारा भारत के जलवायु विपत्ति और भेद्यता एटलस को विकसित किया, जिसे 14 जनवरी 2022 को लॉन्च किया। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने 12 चरण मौसम की घटनाओं के आधार पर भारत के जलवायु विपत्ति और भेद्यता एटलस बनाया गया। इसमें शीतलहर, गर्मी की लहर, सूखा, बाढ़, चक्रवात, कोहरा, हवा का खतरा, धूल का चक्रवात, हिमपात, ओलावृष्टि, बिजली चमकना, आंधी तूफान के लिए मानचित्र डेटा दिए गए हैं। उद्देश्य जलवायु भेद्यता मानचित्रों का प्राथमिक उद्देश्य आपदा प्रबंधन क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के लिए निवारक और अनुकूल्य उपाय करने के लिए संवेदनशील जिलों की पहचान करना है। नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग 2022 जारी। नवोन्मेष उपलब्धियों संस्थानों की अटल रैंकिंग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी परिषद की एक नीति पहल है। इसके तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। वर्ष 2021 के लिए ये ARIIA रैंकिंग प्रमुखतः 2 श्रेणियों में शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा 29 दिसंबर 2021 को जारी की गई।
श्रेणीवार ARIIA की रैंकिंग, तकनीकी श्रेणी में रैंकिंग, केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान CFTIS, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। नंबर 1 पर IIT मद्रास, नंबर 2 पे IIT बॉम्बे और नंबर 3 पे IIT दिल्ली। सरकारी सहायता प्राप्त राज्य स्तर पर पंजाब यूनिवर्सिटी, 1 नंबर पर दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 2 नंबर नेताजी सुभाष चंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली, 3 नंबर सरकारी कॉलेज संस्थान या सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे, PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुजरात। विश्वविद्यालय और डीम्ड यूनिवर्सिटी स्व-वित्त या निजी, कलिंग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोर्धा उड़ीसा, चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। निजी कॉलेज और संस्थान स्व-वित्त या निजी, GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर महाराष्ट्र, RMK इंजीनियरिंग महाविद्यालय तमिलनाडु, KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश। गैर तकनीकी श्रेणी के केंद्र रैंक में केंद्रीय वित्त पोषित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय पहले स्थान पर है। सामान्य गैर तकनीकी में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान गुजरात पहले स्थान पर है। अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में विलय। इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति विगत 50 वर्षों से अखंड रूप से प्रज्वलित ज्योति को यहाँ से लगभग 400 मीटर दूर राष्ट्रीय स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल NWM की शाश्वत ज्वाला में पूरे सैनिक सम्मान के साथ एक भव्य समारोह में 21 जनवरी 2022 को विलय कर दिया गया। अमर जवान ज्योति का निर्माण वर्ष 1971 के युद्ध में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराए जाने के बाद युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक के रूप में किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति की लोग 1971 एवं दूसरे युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए है, किंतु इनमें से किसी का नाम वहाँ मौजूद नहीं है। इंडिया गेट पर कुछ शहीदों के नाम अंकित हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध ब्रिटिश शासनकाल के लिए लड़े, और ऐसे में ये हमारे उपनिवेशिक अतीत का प्रतीक है। राष्ट्रीय समर स्मारक या युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल NWM भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक है। 44 एकड़ में बने इस नेशनल वॉर मेमोरियल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के मुख्य वास्तुकार VB डिजाइन लैब चेन्नई के योगेश चंद्र हास हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के मुख्य वास्तुकार चेन्नई के योगेश चंद्र हास हैं। इस स्मारक में 4 सैन्यकेंद्र वर्त और एक केंद्रीय ओबिलिस्क है, जिसके नीचे अमर सैनिक अमर जवान का प्रतिनिधित्व करने वाली एक शाश्वत लौह प्रज्वलित है। इसके संकेंद्रित वलयों को प्राचीन भारतीय युद्ध प्रणाली इस संकेंद्रित वलयों को प्राचीन भारतीय युद्ध प्रणाली के चक्रियों के आधार पर डिजाइन किया गया है। अंदर से बाहर की ओर इन चक्रियों को अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र के नाम दिया गया है। वर्ष 1947-48 के युद्ध, 1961 गोवा, 1962 चीन, 1965 पाकिस्तान, 1987 सियाचिन, 1987-88 श्रीलंका, 1999 कारगिल जैसे अन्य युद्धों में शहीद हुए 25,942 सैनिकों के नाम ग्रेनाइट के पत्थरों पर सुनहरे अवसरों में अंकित हैं।
RADPFI ने दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना और क्रियान्वयन के दिशा निर्देश 20 जनवरी 2022 को जारी किए। RADFI दिशा निर्देश ग्रामीण भारत को बदलने और ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने RADFI दिशा निर्देश जारी करने के अवसर पर विजन 2047 के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2023 तक हासिल करने के लक्ष्य पर बल दिया। उक्त दिशा देश के अंतर्गत योजना परिवर्धन है। सालीकृत योजना तकनीकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती मनाने के लिए और वर्ष भर चलने वाले समारोह की हिस्सा के रूप में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण 23 जनवरी 2022 को किया। प्रतिमा का काम पूरा होने तक नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा ठीक उसी स्थान पर लगी रहेगी। इस होलोग्राम प्रतिमा को 30,000 लुमेन 4 के प्रोजेक्टर द्वारा संचालित किया गया है। होलोग्राम का सटीक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उस पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई गई है। ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी और उसके साथ ही ये प्रतिमा में नेताजी के प्रति देश के ऋणी होने का प्रतीक भी होगी। विशेष प्रधानमंत्री के अलंकरण समारोह में वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस का आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2022 के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थागत श्रेणी और प्रोफेसर विनोद शर्मा व्यक्तिगत श्रेणी को आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। शिक्षा मंत्री ने NEAT 3.0 लॉन्च किया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के छात्रों के लिए सर्वोच्च विकसित एंड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन NEAT 3.0 का शुभारंभ 3 जनवरी 2022 को किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तकों का भी विमोचन किया। NEAT के बारे में प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन NEAT शिक्षा क्षेत्र के सर्वोत्तम विकास तकनीकी समाधान का उपयोग करने के लिए शिक्षार्थियों की सुविधा हेतु एक मंच पर युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। यह समाधान बेहतर सीखने के परिणामों और प्रमुख क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए व्यक्तिगत और अनुकूलित सीखने के अनुभव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। NEAT 100 उत्पादों के साथ 58 शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों जो रोजगार योग्य कौशल क्षमता निर्माण और सीखने के अंतराल को बांटने में मदद करती हैं। इस पहल का मैनेजमेंट तकनीकी शिक्षा नियामक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा किया जाता है। कोची बना वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला देश का पहला शहर। कोची जल मेट्रो परियोजना एक नौका परिवहन परियोजना है जो उपनगरों के फीडर सेवा प्रदान करती है। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा संचालित इन परियोजना के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं में से एक मुजरिस को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया। इसके साथ ही कोची वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा संचालित इस परियोजना के तहत 15 मार्गों की पहचान की गई है। 76 किलोमीटर की दूरी और लंबाई में विस्तृत इस परियोजना 10 द्वीपों को जोड़ती है। यह परियोजना
ऊर्जा कौशल, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित नौकाओं को पेश करेगी तथा इन नावों को वाटर मेट्रो कहा जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 819 करोड़ है। इस परियोजना के अधिकांश भाग को भारत जर्मन सहयोग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस जर्मन फंडिंग एजेंसी KfW 85 मिलियन यूरो अर्थात 102 करोड़ का निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी की मानवता की रक्षा के लिए दी गई कुर्बानी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा खालसा पंथ के संस्थापक संबरदानी गुरु गोविंद सिंह की 355वीं जयंती, जिसे प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है के अवसर पर 9 जनवरी 2022 को की। प्रमुख बिंदु: खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगल शासकों ने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान के आक्रमण के बाद 20 और 21 दिसंबर 1705 की मुगल सेना ने युद्ध करने के लिए गुरु गोविंद सिंह के परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिबा का किला छोड़ दिया था। इसी समय माता गुजरी उनके दोनों छोटे पोतों को गिरफ्तार कर सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर ने साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, जिनकी उम्र 9 वर्ष व 6 वर्ष थी, को इस्लाम स्वीकार करने को कहा। दोनों ने धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो नवाब ने 26 दिसंबर 1705 को दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था, जबकि माता गुजरी को सरहिंद के किले से धक्का देकर मार दिया गया था। अतः इन दिन को ही वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों अजीत सिंह जी और साहिबजादा जोरावर सिंह जी ने 18 और 14 वर्ष की छोटी उम्र में चमकौर साहिब में दुश्मन से लड़ते हुए 21 दिसंबर 1705 में शहादत प्राप्त की थी। वर्तमान में भी सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 27 मई 1964 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद यह निर्णय लिया गया कि 14 नवंबर को पंडित नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1954 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को बाल दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की। यही कारण है कि कई देशों में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, वहीं भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है। चेन्नई एयरपोर्ट वन टाइम परफॉर्मेंस में विश्व के शीर्ष 10 एयरपोर्टों में शामिल। यात्रा, वित्त, एरोस्पेस और विमानन उद्योगों के लिए विमान डेटा की पेशकश करने में विशेषज्ञता रखने वाले संगठन सीरियम द्वारा की गई समीक्षा में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन वन टाइम परफॉर्मेंस के लिए 8वां स्थान दिया गया है। सीरियम द्वारा विश्व स्तर पर विश्लेषण किए गए 70 मार्गों के लिए समय पर प्रस्थान चेन्नई के लिए 89.32%। सीरियम द्वारा जनवरी 2022 में जारी की गई समीक्षा रिपोर्ट में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है जो समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करता है। भारत के छठे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे चेन्नई एयरपोर्ट के ताज़ा ट्रैफिक आंकड़ों के अनुसार इनसे घरेलू ट्रैफिक में 80% की रिकवरी की है। विश्व के शीर्ष 3 स्थान प्राप्त हवाई अड्डे: मियामी हवाई अड्डा संयुक्त अरब, फुकुओका हवाई अड्डा जापान, होनेडा हवाई अड्डा जापान। नेशनल न्यूज इन शॉर्ट: गजम। ओडिशा के गजम ने स्वयं को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया। बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए गजम जिला प्रशासन ने यूनिसेफ और एक्शन एड इंडिया की मदद से वर्ष 2019 में निर्भया कड़ी कार्यक्रम शुरू किया था।
हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद, तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला 3 जनवरी 2022 को रखी। हार्टफुलनेस अकादमी श्री रामचंद्र मिशन, एक अग्रणी योग संस्थान के रूप में योग प्रमाणन बोर्ड के साथ भारतीय योग संघ और योग गठबंधन के साथ पंजीकृत है। इस अवसर पर उन्होंने अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का भी उद्घाटन किया। ये योजना 1 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक चलेगी। यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYSF, राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट फेडरेशन, गीता परिवार और क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित किया जा रहा है और आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और ICCR के द्वारा समर्थित और फिट इंडिया, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। हिमाचल प्रदेश बना धुआं मुक्त राज्य। हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि केंद्र सरकार की उज्ज्वला और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हासिल की है। विशेष देश की महिलाओं के घर के अंदर होने वाले प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा 26 मई 2018 को शुरू की गई थी। केवड़िया रेलवे स्टेशन। रेल मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। नवीन नामकरण में एकता नगर रेलवे स्टेशन का रेलवे स्टेशन कोड AKNR होगा और रेलवे स्टेशन का न्यूमेरिकल कोड 08224620 होगा। उल्लेखनीय है कि देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ODF गांव में तेलंगाना शीर्ष पर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF+ गांव की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर है। 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार राज्य के 14,200 गाँव में से 13,737 गाँव अर्थात 96.74% ODF+ सूची में हैं। इसके मामले में तमिलनाडु और कर्नाटक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 के आगामी 3 वर्ष के लिए बढ़ाने की अपनी मंजूरी 19 जनवरी 2022 को प्रदान की गई है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार शुरू में 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए की गई थी। वर्तमान में आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक है। NCS के सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। सरकार कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याण कार्यक्रम को अध्ययन और मूल्यांकन करता है और विशेष शिकायतों के मामले की जांच भी करता है। पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन की स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 12वीं जयंती के अवसर पर 28 जनवरी 2022 को पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन लॉन्च किया गया। इस फाउंडेशन को भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2022 के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार यूनेस्को का विश्व विरासत केंद्र भारत